Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and friends. Welcome to my channel Learning Sites. Today, our topic is about Paradise Lost. Who is the hero of Paradise Lost? Saturn is the hero of Paradise Lost. अब हमने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एविडेंसेस के साथ एग्जांपल्स के साथ हमने इसको डिफाइन करना है अपने क्वेश्चन को किस तरह से हमने प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बताती चलूँ कि लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ह्यूज बंडल ऑफ आइडियाज़ होते हैं हमारे पास। अब जब हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट, हमने इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हमने इसको परखना है, हमने इसको एनालाइज करना है और डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं उनके हमने हवाले देने हैं, तब हम जाके किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हमें जो चीज़ लिख लिख कर दे दी गई है उसी को हमने बस रट्टा लगाना है और लिख देना है, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज होती है। आप जब एक चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे सामने एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है कि भई ये चीज़ कैसे है? फिर आपने उसको एक ही रो में लेकर चलते जाना है, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स देते जाना है, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उनसे परख के आपने एंड पे अपना एक कंक्लूजन दे दिया जाता है। और आप भी पेपर में इसी तरह से करते हैं। जैसे अब एक एस्से जब आप लिखते हैं, तो उस एस्से में आपने क्या करना होता है, इसी तरह से स्टार्ट में आप एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ्स बनाकर देते जाते हैं और फिर एक-एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक-एक पैराग्राफ में आप डिफ़ाइन करते जाते हैं और एंड में आप उसको कंक्लूड कर देते हैं कि ये चीज़ जनाब इस तरह से है। इस सारी बहस का जो हासिल कलाम है, वो ये है। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एट द एंड ऑफ द वीडियो अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जो जितने भी नए आने वाले लेक्चर्स हों वो टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अपने नॉलेज को गेन कर सकें। तो जनाब देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनको एज अ आप ये कह सकते हैं हीरो जो है उन्होंने लिया है। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि सैटर्न जो है हीरो है, कुछ ने कहा कि एडम हीरो हैं इस पैराडाइज लॉस्ट के, कुछ ने जीसस का कहा, जीसस क्राइस्ट जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और कुछ ने गॉड का कहा। बिकॉज़ दिस एपिक इज़ अ क्रिश्चियन जो थीम है वो इसमें चल रही है। तो सबसे पहले एक फ्रेंच क्रिटिक हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि एक स्ट्रेंज थीसिस जो है वो उन्होंने दी है कि मिल्टन जो है वो हीरो है पैराडाइज लॉस्ट के। तो इस चीज़ को भी हम एट द एंड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सैटर्न को देखते हैं। बुक 1 में जब हम देखते हैं सैटर्न को तो उसकी जो ग्रैंड उसका एक ग्रैंड स्केल हमें दिखाया गया है और उसकी जो ग्रेट क्वालिटीज़ है वो हमें दिखाई गई हैं और मिल्टन हैज़ एंडोर्ड हिम दीज़ क्वालिटीज़। अब कौन-कौन सी क्वालिटीज़ हमें दिखाई दिखाई हैं उसने कि पैराडाइज़ लॉस्ट में हम जब इमेजिन करते हैं उसकी जो राइटिंग है उसके थ्रू तो बहुत से क्रिटिक जो हैं वो मिसलीड भी हुए, ठीक है? कहते हैं कि सैटर्न है जी हीरो पैराडाइज़ लॉस्ट का। तो आगे हम देखेंगे कि है या नहीं है। तो जो क्वालिटीज़ है वो हमने देखा कि बोल्ड हमें नज़र आता है सैटर्न और ब्रेव वॉरियर नज़र आता है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ जो हम देखते हैं, वो है कि वो एक बड़ा पार्टिकुलर है अबाउट हिज़ फ्रीडम एंड डिग्निटी। फ्रीडम और डिग्निटी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर है, यानी कि वर्किंग करने वाला है, ठीक है? दूसरे लोगों को इंस्पायर करने वाला है, ठीक है? फिर जो पावर ऑफ रिकवरी है, जैसे हमने देखा कि वो इवन ही इज़ फेसिंग डिफीट, वो फेट को डिफीट कर रहा है। जो उसकी डिफीट है वो सामने है उसके, लेकिन इसके बावजूद भी वो पावरफुल है और उसकी जो विल पावर है वो भी ज़बरदस्त है, कमाल की एग्ज़ाम्पलरी दिखाई गई है।
और सरपास एबल है, डिग्निफाइड जो है हमें देखा गया है, हमने देखा है उसको, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और अनबिलीवेबल करेज भी है, यानी हिम्मत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो वो जिस तरह से हमें बताता है कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंक्वेरेबल विल एंड करेज नेवर टू सबमिट और yield, यानी ना कभी झुकूंगा और ना ही किसी के आगे तमन्ना या आरजू करूंगा, ना गिड़गिड़ाऊंगा। तो अब क्या है ये कि गॉड के सामने जाके उसने वार करनी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है फॉलन एंजल्स को, ये मैसेज दे रहा है कि जनाब इस तरह से करना है, ये चीज़ है। फिर आगे हम देखते हैं उसके जो फिजिकल स्टेचर है, ठीक है, फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी, उसको जब हम देखते हैं तब भी हमें बड़ा ही ग्रेट सा नज़र आता है वो। ठीक है, उसका जो फिजिकल स्ट्रेचर ऑल्सो इंडिकेट्स अ कैरेक्टर बिल्ट ऑन एपिक स्केल। ठीक है, अब एपिक स्केल का एक जो है ना ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है जी, किस तरह से उसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, सैटर्न की, और जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैटल हैं, जो जिनसे उसने लड़ना है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हैं, वो भी मैसिव हैं। तो हिज मून लाइक शील्ड है, जो उसकी ढाल है वो मून लाइक है, और जो उसकी स्पेयर है, जो उसका खंजर है, वो कैसा नजर आता है हमें, टॉलेस्ट पाइन ट्री लाइक। ठीक है, एक बड़े से पाइन ट्री की तरह जो है ना हमें उसकी स्पेयर नजर आती है, और जो इंडिकेट कर रही है कि सैटर्न का अपना जो साइज है वो एक ह्यूज साइज है। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े जो हाइट है उसकी वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है बैटल के लिए वो भी बड़े बड़े से हैं। ठीक है, चांद की तरह बड़ी सी उसकी शील्ड है, फिर पाइन ट्री की तरह लंबी लंबा सा उसका खंजर है। ठीक है, जो भी तलवार उसकी है वो भी, और वो ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ ह्यूज, वो खुद भी एक बहुत बड़ा सा है। तो अब फिर उसके बाद उसकी जो आर्मी है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। ही इज़ लाइक अ टावर, वो खुद भी जो है ना टावर की तरह लंबा सा है। तो बुक टू में जब हम देखते हैं तो बुक टू में उसने कंपेयर किया है सैटर्न को एक शिप के साथ। ठीक है, जो कि टोर्न श्राउड एंड स्ट्रिंग्स है, यानी जिसकी ना जैसे अब आपने देखा या सुना होगा कि जो शिप है वो एक साहिल के साथ ना एक हुक होती है जहां पर उसको लगा दिया जाता है, या जो तख्ते से बने होते हैं उनके ऊपर हुक्स होती हैं, वहां पर शिप को जो है ना एक बड़े मोटे रस्से के साथ हुक्ड कर दिया जाता है। तो अनहुक्ड उसने कहा कि जो एक अनहुक्ड शिप की तरह जो सैटर्न है वो यानी डोल रहा है पानी में, इस तरह की उसकी कंडीशन है, और उसको पता नहीं है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, पता तो है वो किस डायमेंशन पर जा रहा है, लेकिन किस पर्सनैलिटी के सामने, किसके सामने वो किसको फेस करने जा रहा है, उसका भी उसको अंदाजा है। इसके बावजूद वो जो है ना ये चीज कर रहा है। तो उसने शिप के साथ उसको अनहुक्ड शिप के साथ उसने उसे कंपेयर किया है। फिर जो उसकी स्पीच है वो हम देखते हैं फॉलन एंजल्स के साथ जब वो कर रहा है, तो सोल प्रूफ ऑफ हिज ग्रेट लीडरशिप। ठीक है, बिकॉज इट इन्फ्यूजेस अ न्यू स्पिरिट इन द डिफीटेड एंजल्स। तो ये जो है डिफीटेड एंजल्स के अंदर एक नई जो रूह है ना वो जो है इन्फ्यूज कर रही है इसकी स्पीच। तो ये क्या शो करता है, ग्रेट लीडरशिप उसकी शो कर रहा है कि एंजल्स के जो अब आप देखते हैं कि एंजल्स जो है वो गिरे पड़े हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, और अधमोए टाइप से, इस तरह से आप कह लें, उनके अंदर जान नहीं है। लेकिन जब वो इसकी बातें सुनते हैं तो सुनते सुनते वो उसके उठना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता से उनके अंदर हरकत पैदा हो गई है, उनकी मूवमेंट वो करना शुरू हो गई है। अब जब हम देखते हैं कि हेल के अंदर जो उसकी स्वर्ड्स उन्होंने उठाई हुई हैं, और रेडी टू फेस एनी डेंजर। ठीक है, किसी भी डेंजर को, किसी भी खतरे को वो बड़े अच्छे तरीके से फेस करने के लिए रेडी हैं। और एक और जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट है एट द हैंड्स ऑफ गॉड, उस वो जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है फेस करने के लिए, कन्फ्रंटिंग करने के लिए रेडी हैं। ही इवन गिव्स एश्योरेंस टू डेविल्स, वो शैतानों को ना एक
एश्योरेंस देता है, हु हैव नो डाउट अबाउट देयर अल्टीमेट डिफीट बट दे स्टिक टू देयर कमांडर। लेकिन अपने कमांडर के पीछे पीछे वो चल पड़े हैं उसकी बात सुन के। तो ये चीज क्या शो करती है, उसकी ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी को शो करती है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटी है। टिपिकल ऑफ एपिक हीरोज, ठीक है, एपिक हीरोज की जो एक क्वालिटी है वो जो है यहाँ पर शो की गई है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सैटर्न डज नॉट प्रोड्यूस एन इम्प्रेशन ऑफ ट्रू हीरोइज्म, ठीक है। अब ट्रू हीरोइज्म कैसे होना चाहिए फ्रॉम द मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम उसको देखते हैं, ही इज कंपाउंडेड ऑफ एब्जुरेट प्राइड एंड सेंसुअल इंडल्जेंस। उसके अंदर प्राइड है, गुरूर है बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो जो है इस चीज में इंडल्ज हुआ है। और एक आप फिर ये देखते हैं कि इंटेंस सेल्फिशनेस है उसके अंदर, ठीक है, ईगो है। तो ये शदीद जो सेल्फिशनेस और ईगोइज्म है उसके अंदर, ये अच्छा, एक और चीज को अपने माइंड में रखिएगा, जब आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ रहे हैं ना, और फिर इतनी जो एक डिवाइन थीम जो आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि 7 जो डेडली सिन है, जो हमने डॉक्टर फास्टस में भी देखे थे, उसमें भी एज अ कैरेक्टर उनको प्रेजेंट किया गया है 7 डेडली सिंस को, जिनमें प्राइड है, फिर डिफरेंट जो एपिटाइट है, यानी जो ज्यादा खाना पेटू जो लोग होते हैं, उसके अलावा झूठ बोलना और ये सारी चीजें, उनमें से एक प्राइड भी है। तो प्राइड इज अ डेडली सिन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। और फिर ये रिपीटेड मोटिव है इस क्लासिकल ट्रेजिडी में। एपिक जो है एक्चुअली ट्रेजिडी होती है, जिस तरह से अरिस्टोटल ने भी हमें बताया था कि कुछ जो चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं एपिक और ट्रेजिडी के अंदर, जो प्ले ट्रेजिडी ट्रेजिक प्ले होता है, दोनों में हमें सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। अब सैटर्न की जो रेस्टलेसनेस है और उसकी जो कनिंगनेस है, कनिंगनेस कहते हैं कि कमीनगी को बोल सकते हैं आप, वो भी जो है ना किस तरह से हमारे अंदर हमारे सामने शो हुई है। फिर मिल्टन जो है वो डिवोटेड है काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के, ठीक है। और जैसे हम सैटर्न को जब हम देखते हैं तो वो क्या कहता है, उसकी एक बहुत ही मशहूर लाइन है जिसमें वो कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल सर्व इन हेवन देन सर्व इन हेवन, कि हेवन में सर्व करने से बेहतर है कि हेल के अंदर राज किया जाए, उसके अंदर हुक्मरानी की जाए। तो ये चीज़ है, उसका जो माइंड है नॉट टू बी चेंज, यानी ये चीज़ भी लाइन, ये लाइंस भी सैटर्न की ही हैं, जो कहता है कि माइंड कभी भी चेंज नहीं हुआ, बेशक प्लेस चेंज हो जाए या टाइम चेंज हो जाए। तो दोनों में से जो भी चीज़ें, प्लेस चेंज चेंज हो या टाइम चेंज हो, लेकिन माइंड कभी भी चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है। तो यही हिसाब किसका है, सैटर्न का है। सैटर्न जो है ना इज डैम्ड, ठीक है, वो कह सकते हैं, डैम्ड कहते हैं कि गिर चुका है, ठीक है। और क्योंकि वो रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड है, ठीक है, एंड रिबेलर टू गॉड, खुद भी रिबेल है, बागी है, और दूसरों को भी बागी कर रहा है। और ना ही जो है उस इस चीज की वजह से उसकी जो है ग्रेस और डिग्निटी खत्म होती हुई हमें नजर आती है। तो ये नेगेटिव जो क्वालिटीज है ना उसकी, ग्रेट क्वालिटीज सैटर्न कौन सी थी, वो मीननेस थी, कनिंगनेस थी, कमीनगी थी उसके अंदर, यानी घटियापन था उसके अंदर। लीडरशिप तो थी ही थी नहीं, यानी लेकिन नेगेटिविटी से वो भरा हुआ था, रिप्लेट था नेगेटिविटी से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सैटर्न है वो जो हीरो अगर हम कहते हैं तो इट इज रॉन्ग टू से, उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या था कि गॉड को पेन देना, ठीक है। लेकिन गॉड तो इस चीज से बेनियाज है, ठीक है, उसको तो पेन नहीं दिया जा सकता। और ये एक नेगेटिव आइडियल है सैटर्न को, अगर देखा जाए तो सैटर्न क्या है, एक्चुअली ही इज नेगेटिव आइडियल, दीज आर नॉट हीरोइक क्वालिटीज, ठीक है। तो हम इस चीज को प्रूव करते हुए कहते हैं कि ये जो नेगेटिव आइडियल्स होते हैं, नेगेटिविटी, इमोरालिटी होती है, वो जो आइडियल नहीं हो सकता, एक हीरो नहीं हो सकता कभी भी। अगर हम मिडिवल हीरो को देखते हैं तो वो कैसा था, ये भी हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि मिडिवल हीरो भी जो है ना एक अच्छा हीरो होता है,
ग्रेट पर्सनैलिटी होता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन वो जो है किसी किसी एक्सीडेंट या किसी इंसिडेंट की वजह से उसका फॉल होता है। यानी उसकी जो अपनी एक जो अपनी एक गलतियाँ होती हैं, ठीक है? उसकी चूज़न मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उसका फॉल होता है। फिर जिस तरह अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में हमें बताई थी कि ये चीज़ें हैं इसके अंदर, कि एक ट्रेजिक हीरो किस तरह सा होता है। कि ट्रेजिक कैरेक्टर जो होता है डज नॉट फॉल बिकॉज ऑफ एनी मोरल फॉल्ट, उसके अंदर मोरल फॉल्ट नहीं होते। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सैटर्न को देखते हैं तो वो टोटली मोरली गिरा हुआ है, ठीक है। और ही इज नॉट अ मीन और डिजेनरेट कैरेक्टर, वो मीन नहीं होता और डिजेनरेट कैरेक्टर नहीं होता। जबकि हमने सैटर्न के अंदर देखा कि उसकी ग्रेट क्वालिटीज में से सैटर्न की मीन क्वालिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, अरिस्टोटल ने एक और चीज़ हमें बताई थी कि ही फॉल्स ओनली बाय मिसकैलकुलेशन, ठीक है जी। एन एरर ऑफ जजमेंट नहीं हमेशा होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ सैटर्न के अंदर हमें ये चीज़ भी नज़र नहीं आई है। बेसिकली ही इज़ नोबल बाय नेचर, ही हीरो क्या होता है, अरिस्टोटल ने कहा था कि ही इज़ नोबल बाय नेचर। तो सैटर्न तो बिल्कुल नोबल नहीं था जब हम कंपैरिजन करते हैं उसके साथ। फिर सैटर्न डज नॉट कम अप टू दीज मेयर्स। तो यही चीज हमने देखी कि इन सारी चीजों पर सैटर्न जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हम बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं सैटर्न कैन नॉट बी अ हीरो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही पोजेसेस मोस्ट ऑफ द हीरोइक क्वालिटीज। इसकी जितनी भी हीरोइक क्वालिटीज हैं वो उसकी जो मॉरल जो वैल्यूज हैं, मॉरल क्वालिटी है उसके अंदर, वो उसको डेड कर देती हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज बेसिकली अ पैगन कंसेप्ट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट है, पैगन कंसेप्ट होता है। पैगन आप कहते हैं मुनकर को, ठीक है, जो चीज इनकारी होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, एपिक इज अ पैगन फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो जो एपिक है यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट, ये हमारे सामने किस तरह से है, एक मुनकर की तरह, ठीक है। कि सैटर्न जो है वो एक पैगन था, मुनकर था। तो इसी वजह से हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से अगेन प्रूव करते हैं कि सैटर्न इज नॉट द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अब मिल्टन ने जो है ना एक क्रिश्चियन एपिक को पैगन मॉडल पर लिखने की कोशिश की है, ठीक है। पैगन मॉडल, अब यहाँ पर कौन है पैगन मॉडल, एडम भी एक तरह से माने जाते हैं और दूसरी तरफ सैटर्न भी माने जाते हैं, ठीक है। सैटर्न ने भी इनकार ही किया है, उसने बड़े डिसोबीडियंस की है, फिर उसके बाद एंड पे जाके एडम ने भी की। तो ये जो चीजें हैं इसी तरह से इनको हीरोइक क्वालिटी से साइड पे कर देती हैं। देयरफॉर द हीरो मस्ट बी अ क्रिश्चियन। अब हीरो जो है ना वो क्रिश्चियन होना जरूरी है। तो अब जब क्योंकि हम क्रिश्चियन एपिक पढ़ रहे हैं तो जो हीरो है उसको क्रिश्चियन होना भी जरूरी है। अब जो सैटर्न है वो क्रिश्चियन तो नहीं था, वो टोटली पैगन था, ठीक है, टोटली मुनकर है वो। अब ही मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ गॉड नॉट अ रिबेल। उसे गॉड का जो है डिवोटेड होना चाहिए, रिबेल नहीं होना चाहिए। फ्रॉम पैगन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो सैटर्न हीरो हो भी सकता है, बट द कंसेप्ट ऑफ अ पैगन हीरो कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ क्रिश्चियन एपिक। लेकिन जो उसका पैगन कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो रहा फिर यहाँ पर। वंस वी बिलीव दैट सैटर्न इज डैम्ड देन वी कैन नॉट थिंक एनी गुड अबाउट हिम। तो इस चीज को हम सामने रखते हुए उसके बारे में हम अच्छा नहीं कह सकते। अब हम ले लेते क्रिश्चियन एपिक को भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं एडम पर, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके सामने सामने लिखे हुए हैं, कंप्लीट यहाँ पर लिखा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है रिटर्न में। तो ये आपको ओरली इसी तरह से बताती जाती हूँ। तो आपको लाजमी जो है ना आपके पास होने चाहिए रजिस्टर या अपने पास नोट्स बना कर रखें जिस पर आप इनको रिटर्न करते जाएं, ये सारे के सारे पॉइंट जो जो मैं बोलती जा रही हूँ। अब जब हम एडम को डिस्कस करते हैं तो एडम जो है वो जो है हीरो, अगर मानते हैं हम उनको पैराडाइज लॉस्ट का, बट देयर आर टू थिंग्स। अब दो चीजें ऐसी हैं उनके अगेंस्ट जो जाती हैं। पहली तो ये है कि उन्होंने फाइट नहीं किया सैटर्न से, ठीक है। सैटर्न के अगेंस्ट जो है उन्होंने फाइट नहीं किया। जैसे एपिक हीरोज जो हैं वो वॉर करते हैं
अगेंस्ट एडवर्सरी, जो उनके सामने जो चट्टान या जो आप क्या कह सकते हैं कि रजिस्टर जो आता है, उसके साथ जो है आप वार करते हैं। ठीक है, एडम ने नहीं की। सेकंड जो चीज़ थी वो ये थी, एडम वाज द पैसिव फिगर। ठीक है, वो एक्टिव नहीं थे, जबकि सैटर्न जो है वो एक्टिव था और किस तरह से फॉलन एंजल्स को इनकरेज कर रहा था। लेकिन एडम जो है वो यहाँ पर पैसिव फिगर दिखाए गए हैं। ठीक है, क्रिश्चियन एपिक में, हु इज एक्टेड अपॉन बाय अदर, दूसरों के थ्रू एक्ट किए गए हैं। ठीक है, उन्होंने दूसरों से एक्ट नहीं करवाया, बल्कि खुद, जिस तरह से आप देखें ईव ने जो फ्रूट ऑफ नॉलेज, फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था, तो उसको वो जो है उनके पीछे चल पड़े। ठीक है, एडम उस उन ईव के पीछे चल पड़े। अच्छा, फिर ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। तो इसलिए वो जो है ना, सैटर्न का जो गायल था, एक गायस बना हुआ था, उसके विक्टिम हो गए और एडम इज कैन नॉट बी कॉल्ड हीरो ऑफ एन एपिक। तो हीरो की रेंज में एडम भी नहीं आते। थर्ड पे आगे हम डिस्कस करते हैं क्राइस्ट और गॉड को। होप सो कि आपको साथ साथ समझ आ रही होगी और आप लिख रहे होंगे कि क्या क्या पॉइंट्स मैं यहाँ बोल रही हूँ। एडम का भी आपको बता दिया कि टू थिंग्स गोज अगेंस्ट हिम। और आगे हम क्राइस्ट और गॉड को देखते हैं। जो क्राइस्ट हैं, वो देखें, जो कैरेक्टर होता है ना, या हीरो जो होता है वो इन फ्रंट आता है। ठीक है, अब क्राइस्ट भी इन फ्रंट नहीं आए। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं गॉड को, तो गॉड भी इनविजिबल है, वो सामने कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब पहली जो चीज़ हम देखते हैं, ये गॉड और क्राइस्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीवन, किसी के साथ भी उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो दूसरी बात ये कि हीरो फॉल्स बाय सम फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, तो अपनी किसी गलती की वजह से फॉल होता है किसी भी हीरो का। और गॉड और क्राइस्ट आर अबव कमिटिंग फॉल्ट, यानी गॉड और क्राइस्ट दोनों से किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं हो सकता, कोई मिस्टेक इस तरह की वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर अगर आपको बताएं कि मिल्टन की ही एक बुक है पैराडाइज रीगेन्ड। ठीक है, पैराडाइज रीगेन्ड जो है, जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट इसकी 12 बुक्स पर कंसिस्ट कर रही है, इसी तरह पैराडाइज रीगेन्ड इज कंसिस्ट अपॉन 4 बुक्स। तो कहा जाता है कि जो पैराडाइज रीगेन है, वो भी पैराडाइज लॉस्ट का ही सीक्वल है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आती है। उसमें भी यही थीम चल रही है पैराडाइज रीगेन में, कि पैराडाइज रीगेन्ड में एक्चुअली 2065 लाइंस हैं और 4 बुक्स हैं। और ये जो पोएम है ये डील कर रही है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट पर। टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट पर ये जो है ना डील कर रही है कि यहाँ तो ईव को सैटर्न ने टेम्प्ट किया था, और पैराडाइज रीगेन्ड में सैटर्न ने जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या होता है कि सैटर्न यहाँ पर फेल हो जाता है। सैटर्न ने जब टेम्प्ट करने की कोशिश की थी क्राइस्ट को, उनके किस तरह से किया था, बाय एरोजिंग इन हिम डिजायर फॉर ग्लोरी एंड लीडिंग टू हाई माउंटेन्स, जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं उनको लीड करने के लिए उसने उनके दिल में इस ख्वाहिश को पैदा किया था। और एक और जो चीज़ उसने की थी, ही आल्सो टेम्प्ट्स हिम बाय द विजन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, कि वो फतह का नजरिया, ठीक है, जीत थ्रू पैगन विजडम एंड ग्रीक फिलोसफी। ही मेक्स अ फाइनल अटेम्प्टेड बाय डिस्टर्बिंग क्राइस्ट स्लीप विद अगली ड्रीम्स, और उनको बुरे बुरे जो है ना ख्वाब दिखाकर वो उनको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट को। और इस ये जो चीज़ है ना उसके अंदर दिखाई गई है कि, और फिर एक और जो सैटर्न अपीयर होता है क्राइस्ट के सामने सुबह के टाइम, और उसके जो है ना जेरूशलम जो सिटी है वो उठाए हुए उनके सामने हाजिर होता है। और जो है ना जो टेम्पल है ना उसकी जो चोटी है वो जो है ना सामने ला के रख देता है। और ये इस तरह की चीज़ जो सैटर्न फॉल्स एंड क्राइस्ट स्टैंड्स, तो सैटर्न जो है ना यहाँ पर फेल हो जाता है और क्राइस्ट जो है वो जीत जाते हैं यहाँ पर। और सैटर्न अपनी सारी की सारी ग्रेट एफर्ट्स में फेल हो जाता है, और एविल जो है वो भी उसका हार जाता है, और क्राइस्ट जो है उसको डिसीव कर देते हैं।
और एडम यहाँ पर जब हम देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में, तो एडम जो है वो क्या हो गए थे, डिसीव हो गए थे. क्राइस्ट रिमेन इनोसेंट एंड फ्लॉलेस. एट ऑन द अदर हैंड वी सी इन द पैराडाइज लॉस्ट एडम डिसीव्ड बाय सैटर्न. ठीक है जी. तो अब ये जो है ना, इन दो बुक्स का आपको कंपैरिजन करके बता दिया है. तो आप लाजमी इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन करें. अब मिल्टन को हम आगे देखते हैं एज अ हीरो. ठीक है. लास्ट में स्टार्ट में जो हम फ्रेंच क्रिटिक्स का जो एक देखा था ना क्लेम, उसने कहा था कि मिल्टन हिमसेल्फ इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एविडेंस के साथ. अच्छा, ये जो थ्योरी है कि जो मिल्टन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय डेनिस सौरेट. ठीक है. ये भी एक फ्रेंच क्रिटिक हैं. इन्होंने कहा था कि जो है ना, मिल्टन हिमसेल्फ जो इज द पैराडाइज लॉस्ट हीरो. तो वो कहते हैं इट इज़ प्लॉजिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. उन्होंने काफ़ी काबिल फ़ख्र ये फ़ख्रिया अंदाज में ये बात कही थी कि मिल्टन जो है वो खुद भी बोल्ड थे. ठीक है. खुद भी रिबिलियस थे सैटर्न की तरह. अगर वो खुद इस तरह से ना होते, तो वो सैटर्न को इस तरह से इतना ग्रेट करके जो उसकी ग्रेट क्वालिटीज़ हैं उनको ना शो करते. ठीक है. अगर सैटर्न खुद ऐसे ना होते, उनकी अपनी थिंकिंग ऐसी ना होती. ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड इन द वॉर अगेंस्ट डिक्टेटरशिप. अब उनकी मिल्टन की रियल लाइफ अगर हम देखते हैं, तो मिल्टन खुद जो है वो डिक्टेटरशिप की जो वॉर थी उसके अगेंस्ट थे. So we can say that here we find the split personality of Milton. Or on the one side, if we see, he shares a lot with Saturn, ठीक है, and on the other hand, he is a foil to him. एक तरफ जब हम देखते हैं तो वो सैटर्न के जो है ना, सैटर्न के साथ शेयर हुए हुए हैं. ठीक है. जैसे हम उसकी स्पीचेस को देखते हैं जो फॉलन एंजल्स के साथ वो कर रहा है, और बिलजीबब के साथ जो जो उसकी स्पीचेस हुई हैं, और जिस तरह से वो अगेंस्ट गॉड जो है वॉर के लिए खड़ा होता है जब, तो मिल्टन को जो है ना हम देखते हैं कि वो फॉइल भी हैं. ठीक है. फॉइल कहते हैं कि एक सपोर्टर आप ये कह सकते हैं. ठीक है. ही इज़ अ क्रिश्चियन एंड इज़ फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम. खुद तो वो क्रिश्चियन है ही है. ठीक है. कौन? मिल्टन की बात हो रही है कि क्रिश्चियन खुद तो है वो, लेकिन उसको जो है ना वो प्रेज भी कर रहा है. ठीक है. एक्चुअली देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट विद इन द पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन. ठीक है. असल बात ये आ गई है, ये पॉइंट यहाँ लिखा है, कन्फ्लिक्ट विद इन द पर्सनैलिटी ऑफ मिल्टन. ठीक है. मिल्टन द पोइट, ठीक है, एज अ पोइट भी उसका कन्फ्लिक्ट था. और एक और जो दो जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि मिल्टन एज अ पोइट और मिल्टन एज अ क्रिश्चियन. ठीक है. दोनों में जो है ना कन्फ्लिक्ट आ रहा है. तो ये जो दो चीज़ें आपको बताई, इनको भी नोट डाउन कीजिए. अच्छा, आगे जो है ना हम ये देखते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, वो एक कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी मिल्टन की शो कर रही है. ठीक है. एज अ पोइट भी और एज अ क्रिश्चियनिटी भी. तो मेटाफोरिकली जो है ना, अगर हम देखें तो ये ठीक भी है कि सिंस मिल्टन हिमसेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, खुद भी इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ. सो इन द रियल सेंस ही कैन नॉट बी कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ द हीरो. तो मिल्टन को भी हीरो नहीं कहा जा सकता. ठीक है. सो दिस एपिक इज विदाउट हीरो. ठीक है. और एंड में जब हम इसका कंक्लूजन करते हैं, तो अच्छा, एक स्टूडेंट्स आपको यहाँ चीज़ बताती जाऊँ कि किसी भी चीज़ को जब आप राइट डाउन करते हैं तो उसका एंड में लाजमी कंक्लूजन दिया कीजिए. इसके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने आंसर को सम अप किया है. तो कंक्लूजन में जब हम देखते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट की जो हीरोइक कैरेक्टर्स हैं वो इमर्ज्ड हैं. ठीक है. वो इमर्ज हो गए हैं वो सारे के सारे. पैगन टेक्निक उसने यूज़ की है क्रिश्चियन एपिक के अंदर. ठीक है. एक क्रिश्चियन एपिक लिखते हुए मिल्टन ने क्या किया है, पैगन टेक्निक यूज़ की है, और एक वेंट कन्फ्यूजन दिया है. ठीक है. कन्फ्यूजन छोड़ दी है कि जनाब कोई नहीं पता कि कौन है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो. और पैगन पॉइंट ऑफ व्यू जो सैटर्न इज़ द हीरो. ठीक है. पैगन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो सैटर्न हमें हीरो नज़र आता है. अगर हम बिलीव करते हैं कि सैटर्न हीरो नहीं है, ठीक है, और ये जो बिलीव है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट एपिक कन्वेंशनल. ठीक है. एपिक जो है वो कन्वेंशनल भी होती है, और
ये जनाब जो है फील्डिंग जो है ना इस मामले में कहते हैं, फील्डिंग भी एक राइटर हैं, इंग्लिश लिटरेचर के एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। वो ये कहते हैं कि इफ़ अ वर्क ऑफ लिटरेचर हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ genre expect one, it can be labeled with the genre. Thus, Fielding's Joseph Andrews has all the characteristics of an epic, except that it is not a verse, but Fielding calls it an epic. अब इसी तरह जब हम देखते हैं तो एंड में हम देखते हैं कि एपिक जो है ना इसमें कोई भी हीरो नहीं है। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो अपने कमेंट का इजहार लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपकी फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। ये जो है आपकी तरफ से एक जो है थैंक्स का जो है एक नोटिफिकेशन मिल जाता है और इससे इनकरेजमेंट होती है मज़ीद जो है आगे बढ़ने की। तो लाज अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा लिटरेचर के हवाले से या इंग्लिश की किसी भी फील्ड के हवाले से, चाहे वो किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो लाजमी इनबॉक्स करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो